वेलकम टू फिन स्कूल बाय 5 पैसा। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस किया था, इस एपिसोड में हम स्टॉक मार्केट के रिस्क के बारे में सीखेंगे। रिस्क को अगर हम सिंपल टर्म्स में डिफाइन करें तो ये एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जहां आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। सारी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं और इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं, इस बात की श्योरिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी किसी भी वजह से हो सकती है, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के वजह से भी हो सकती है। इस अनसर्टेनिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क पूरे मार्केट के लिए होता है और अनसिस्टमैटिक रिस्क एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या कंपनी को अफेक्ट करता है। तो चलिए हम इन्वेस्टमेंट रिस्क को इन डिटेल समझते हैं। मॉडर्न इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ रिस्क को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। एक जो परवेसिव इन नेचर है, मतलब फोकस्ड ऑन लार्जर सेगमेंट जैसे कि मार्केट रिस्क या इंटरेस्ट रिस्क, और दूसरा जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी पर फोकस्ड है जैसे कि बिजनेस रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क। सो टोटल रिस्क का मतलब है मार्केट रिस्क प्लस इशूअर रिस्क इन ब्रैकेट स्पेसिफिक रिस्क इक्वल्स सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो चलिए अब समझते हैं सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क को थोड़े डिटेल में। सिस्टमैटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। सिस्टमैटिक रिस्क इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से जो प्राइस में मूवमेंट होता है उससे एसोसिएटेड है। ये सारे फैक्टर्स सिक्योरिटीज के प्राइसेस पर प्रेशर डालते हैं और इसके वजह से स्टॉक्स के प्राइस एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बूम पीरियड होता है तब सारी सिक्योरिटीज के प्राइसेस राइज होते हैं और ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है। ये मूवमेंट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पर डिपेंड करता है और ये अनकंट्रोलेबल होता है। इस रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है पर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक एक्सटर्नल रिस्क है। सो जब सिक्योरिटी के टोटल रिटर्न्स में कोई वेरिएबिलिटी होती है जो ओवरऑल मूवमेंट्स इन द मार्केट के वजह से होती है, उसे सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। सारे सिक्योरिटीज में सिस्टमैटिक रिस्क होता है, फिर चाहे वो बॉन्ड्स हो या स्टॉक्स, क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क में इंटरेस्ट रेट्स, मार्केट और इन्फ्लेशन रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। इन्वेस्टर इस रिस्क को एस्केप नहीं कर सकता क्योंकि इन्वेस्टर चाहे कितनी भी अच्छे से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करे, मार्केट के ओवरऑल रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस डिक्लाइन होते हैं तो ओवरऑल सारे स्टॉक्स एडवर्सली अफेक्ट होते हैं और जब स्टॉक प्राइसेस राइज होते हैं तो ओवरऑल सारे स्टॉक्स की वैल्यू अप्रिशिएट होती है। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क्स। नंबर 1, मार्केट रिस्क। जब सिक्योरिटीज के रिटर्न्स में वेरिएबिलिटी आती है ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस, तब उसे मार्केट रिस्क कहा जाता है। सारे सिक्योरिटीज मार्केट रिस्क को एक्सपोज्ड है। अगर रिसेशन, वॉर्स, इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस, टैक्स लॉ चेंजेस और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज होंगे तो सारे स्टॉक्स इंपैक्ट होंगे। ऐसे इंपैक्ट से इन्वेस्टर का माइंडसेट भी इंपैक्ट होगा और इन्वेस्टर्स रिएक्ट करेंगे। ये रिएक्शन रिस्क क्रिएट करता है। इस वजह से अगर मार्केट प्राइसेस में डिक्लाइन या राइज हो तो मार्केट में एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी दिखती है जिससे इन्वेस्टर्स को फियर ऑफ लॉस या अनड्यू कॉन्फिडेंस रहता है या फिर इन्वेस्टर्स को पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स दिखता है। अगर प्राइसेस गिर रहे हैं तो मार्केट में एक्सेसिव सेलिंग दिखती है जिससे प्राइसेस और गिर जाते हैं और जब प्राइसेस राइज होते हैं तब सिक्योरिटीज की एक्टिव बाइंग होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्राइसेस गिरने पर इन्वेस्टर्स ज्यादा रिएक्ट करते हैं रादर देन प्राइस राइज पर। मार्केट रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिड्यूस किया जा सकता है। इन्वेस्टर्स कंजर्वेटिव रहकर भी मार्केट रिस्क को कम कर सकते हैं। वो सिर्फ ग्रोथ स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं और तभी परचेज कर सकते हैं जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट लेवल्स में किसी चेंज की वजह से वेरिएबिलिटी होती है तो उसे इंटरेस्ट रेट रिस्क कहा जाता है। ये रिस्क यूजुअली बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट्स जैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज को अफेक्ट करती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब बॉन्ड के प्राइसेस ड्रॉप हो जाते हैं। ये इसीलिए क्योंकि इन्वेस्टर्स हाई इंटरेस्ट रेट वाले नए बॉन्ड्स को ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं।
इंटरेस्ट रेट रिस्क बॉन्ड को ज्यादा अफेक्ट करता है रादर देन कॉमन स्टॉक, और ये सबसे बड़ा रिस्क है जो बॉन्ड होल्डर्स फेस करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तब बॉन्ड प्राइसेस मूव ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज जो मार्केट में अवेलेबल है उनको एनालाइज करना होगा। गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर बॉन्ड इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईडीबीआई में रिस्क कम होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेस इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये उन इन्वेस्टर्स को बेनिफिट करते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एडिशनल एडवांटेजेस के साथ होते हैं और उसमें टैक्स बेनिफिट भी आता है। सो इंटरेस्ट रिस्क को अवॉइड करने का एक तरीका है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। इंटरेस्ट रेट्स का इफेक्ट अलग होता है फॉर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस और बोरोइंग इंस्टीट्यूशंस। लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने पर बेनिफिट मिलता है, और एट द सेम टाइम बोरोइंग इंस्टीट्यूशंस को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा, इसीलिए उनके लिए वो लॉस है। सो इन्वेस्टर्स ऐसे केस में इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं रादर देन सिक्योरिटीज फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, जिससे इंटरेस्ट रेट रिस्क रिड्यूस किया जा सकता है। नंबर 3, परचेजिंग पावर रिस्क। परचेजिंग पावर रिस्क का मतलब है इन्फ्लेशन रिस्क। ये रिस्क चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से होता है, और इसमें इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दोनों सिचुएशंस होने के चांसेस होते हैं। पिछले 2 डेकेड से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कैसे इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 2 वजह से हो सकता है, कॉस्ट पुश या डिमांड पुल। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तभी होता है जब प्रोडक्शन कॉस्ट राइज होता है, एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होता है जहां डिमांड होती है लेकिन सप्लाई नहीं है। इससे कमोडिटीज के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इंडिया में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में राइजिंग ट्रेंड है। जिन कंज्यूमर्स ने आज कंजम्पशन लेवल को कम रखा ताकि वो फ्यूचर में उन कमोडिटीज को परचेज कर सकते हैं, उन कंज्यूमर्स ने नोटिस किया है कि वो अपने बजट्स को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्राइस राइज हो रहा है और उनके पास फंड्स की शॉर्टेजेस है फॉर एलोकेटिंग इट। इन्वेस्टर्स को एक एस्टिमेट रखना चाहिए कि वो एक इन्वेस्टमेंट से कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के मदद से अलाउंस फॉर प्राइस राइज कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर बेस ईयर है 100 और नेक्स्ट ईयर है 105, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 105 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स 5%, और अगर फर्दर इंक्रीज होता है तो 108 माइनस 105 डिवाइडेड बाय 105 इक्वल्स 2.8%। परचेजिंग पावर रिस्क को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मिस्टर जी ₹100 लेंड करते हैं टू मिस्टर ए विद द प्रॉमिस कि मिस्टर ए ₹110 रीपे करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ये इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा अगर कंट्री में प्राइस राइज हो जाता है 10% से। परचेजिंग पावर रिस्क का बिहेवियर इंटरेस्ट रेट रिस्क से कंपेयर किया जा सकता है। उन दोनों का सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस होता है स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स पर। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है एट द रेट ऑफ 4% और सडनली जंप करता है एट द रेट ऑफ 5% नेक्स्ट ईयर, तब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को भी एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा चेंज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और इक्विटी शेयर्स के प्राइसेस को अफेक्ट करता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क, जैसा कि हमने पहले समझा, अनसिस्टमैटिक रिस्क कंपनीज या इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क के फैक्टर्स हैं लेबर स्ट्राइक, इर्रेगुलर डिसऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट पॉलिसीज, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड मोर। ये फैक्टर्स इंडिपेंडेंट है ऑफ द ओवरऑल मार्केट मूवमेंट। एक कंपनी में लेबर स्ट्राइक हो सकती है जबकि बाकी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क। नंबर 1, बिजनेस रिस्क। हर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का एक लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होता है। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस उसी रेंज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अर्न करती हैं, लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट
कितने एक्सटेंट तक डिविएट करेगा वो डिटरमिन करता है कंपनी का बिजनेस रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग इनकम 15% है इन अ ईयर, तो बिजनेस रिस्क कम होगा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14 to 16% के बीच होगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% है या फिर 18% तक जा सकता है, तो बिजनेस में रिस्क है, as variation in the amount of profit a company can earn is high. बिजनेस रिस्क भी दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल बिजनेस रिस्क एंड एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क। इंटरनल बिजनेस रिस्क तब होता है जब कंपनी की इंटरनल वर्किंग की वजह से उसके प्रॉफिट्स इंपैक्ट होते हैं। जनरली हर बिजनेसमैन अपने रिसोर्सेज के विद इन रहकर काम करता है। अगर उन रिसोर्सेज और कंस्ट्रेंट्स की वजह से बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होती है, तो उसे इंटरनल बिजनेस रिस्क कहते हैं। एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क में कई सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं जो हर कंपनी को डील करने पड़ते हैं। ये फैक्टर्स मोस्टली कंपनी के कंट्रोल के बाहर होते हैं एंड एक्सटर्नली कंपनी को इंपैक्ट करते हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर बिजनेस साइकिल, कुछ इंडस्ट्रीज बिजनेस साइकिल्स के साथ ऑटोमेटिकली मूव होती हैं और कुछ काउंटर साइक्लिकली मूव होती हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स में एज, ग्रुप और रेस ऐसे 3 फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। इन फैक्टर्स की वजह से रेवेन्यू अफेक्ट होता है। पॉलिटिकल पॉलिसीज, गवर्नमेंट डिसीजंस में चेंजेस या फिर चेंज इन गवर्नमेंट, ऐसा कई सारे फैक्टर्स इंडस्ट्री के वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसीज भी कुछ एक्सटेंट तक बिजनेस रेवेन्यूज को अफेक्ट कर सकते हैं। जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, तब मनी एक्सपेंसिव हो जाता है और लोग स्पेंडिंग का डिसीजन पोस्टपोन कर देते हैं। एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी फर्म के कॉस्ट एंड रेवेन्यूज को इन्फ्लुएंस करता है। इंटरनल बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में राइज या फॉल को नोट करते हुए। ये अल्टीमेटली कंपनी के प्रॉफिट्स को इंपैक्ट करते हैं। एक फर्म जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती है, उसे इंटरनल रिस्क ज्यादा होते हैं, और क्योंकि जब मार्केट स्लगिश होता है तब एक्सपेंसेस कर्टेल करना डिफिकल्ट होता है। अगर मार्केट कंडीशंस इंप्रूव भी हो जाते हैं, तब भी हाई फिक्स कॉस्ट होने पर कंपनीज चेंजेस को जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई कॉस्ट से बर्डन्ड है। कोई भी कंपनी को इंटरनल बिजनेस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को लो रखना पड़ता है। एक मेथड जिससे इंटरनल बिजनेस रिस्क को कम किया जा सकता है, वो है बिजनेस साइकिल को डाइवर्सिफाई करना। क्योंकि जब एक प्रोडक्ट लाइन की रेवेन्यू कम हो जाती है, तो दूसरे किसी प्रोडक्ट का रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस होते हैं और इससे टोटल रेवेन्यू पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा मेथड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना थ्रू मैनेजमेंट स्किल्स। नंबर 2, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स और उसके प्लान्स पर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यानी कि कंपनी में कितना डेट और कितनी इक्विटी है। अगर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी की अर्निंग्स को अनस्टेबल करता है, तो कंपनी फाइनेंशियली फेल हो सकती है। एक कंपनी अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए किस तरीके से फंड्स रेज करती है, उसका इंपैक्ट उस कंपनी के फाइनेंशियल अर्निंग्स पर होता है। डेट फंड्स कंपनी के लिए लो कॉस्ट फंड्स हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। जब कंपनी की अर्निंग्स हायर साइड पर होती है देन द कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स, तब तक अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डेट भी इक्विटी के अर्निंग्स में वेरिएबिलिटी लाता है और रिस्क इंक्रीज करता है। वेरिएशंस इन द रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स बिकॉज ऑफ डेट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क रिलेटेड है। बिजनेस रिस्क इनकम स्टेटमेंट की एनालिसिस से रिलेटेड होता है और ये रिस्क रेवेन्यू और ईबिट के बीच में आ सकता है, यानी कि या तो बिजनेस रिस्क की वजह से रेवेन्यू कम होगा या कॉस्ट बढ़ेगा, इंपैक्टिंग द ईबिट। फाइनेंशियल रिस्क ईबिट एंड पीबीटी के बीच में आता है, यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट का राइज या फॉल फाइनली प्रॉफिट को कैसे इंपैक्ट करेगा। इस रिस्क को कम करने के लिए कंपनीज को कॉन्स्टेंटली अपने डेट टू फिक्स्ड एसेट, डेट टू नेट वर्थ, डेट टू वर्किंग कैपिटल, इन सारे रेशियोज को ऑब्जर्व करना चाहिए। इस मेथड से कंपनी चेक कर सकती है कि कब इम्बैलेंस हो रहा है और रिस्क रिड्यूस करने के मेजर्स ले सकती है।
मैनेजमेंट रिस्क। मैनेजमेंट का मतलब है पीपल। अब जहां लोग इन्वॉल्व होते हैं वहां आप तो जानते हैं कि मिस्टेक्स और पुअर डिसीजंस पॉसिबल हैं। मैनेजमेंट के एरर्स इन्वेस्टर्स को हार्म कर सकते हैं। एरर्स को पहले ही फोरकास्ट करना तो एक डिफिकल्ट टास्क है। जनरली जब शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर्स अपने डे टू डे डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी मैनेजर्स को हायर करके उन्हें डेलीगेट कर देते हैं, तब ये रिस्क बढ़ जाता है। रिसर्च इंडिकेट करती है कि इन्वेस्टर्स अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द कंपनीज जो ओनर्स रन करते हैं, या फिर उन फर्म्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर एग्जीक्यूटिव्स को सिग्निफिकेंट इक्विटी स्टेक दिया गया हो कंपनी में। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट का मतलब है किसी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करना, जैसे कि अगर फर्म ने लोन रीपे नहीं किया। जितने इन्वेस्टर्स भी डिफॉल्ट रिस्क की वजह से स्टॉक में लॉस एक्सपीरियंस करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर कंपनी का डेट बढ़ता जाता है तो चांसेस ऑफ डिफॉल्ट इंक्रीज होते हैं और स्टॉक प्राइसेस डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। प्राइस डिक्लाइन पहले ही हो जाता है इन द फियर ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हो या ना हो, प्राइस डिक्लाइन टेक्स प्लेस। तो गाइज, ये था आज का फिनस्कूल बाय 5 पैसा का एपिसोड। वी होप कि आपको इस एपिसोड से काफी नॉलेज मिली होगी। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।